हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत है हमारे एग्जाम ब्लूप्रिंट्स के इस सेशन पर। आपको पता है कि हम एक सेशन चला रहे थे, अध्याय से अधिकारी तक नाम की सेशन। इसमें हम लोग पॉलिटी के हर चैप्टर की क्वेश्चंस देखने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नाम की चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका ये चौथा भाग होने वाला है। इसका हमने 3 लेक्चर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 55 एमसीक्यूज डिस्कस किया था। आज उससे आगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। आइए, 56वां क्वेश्चन है, शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा अगस्त 1932 में घोषित सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड का मुख्य आधार क्या था। जो कम्युनल अवार्ड था उसका मुख्य आधार क्या था। ठीक है, तो इसका जो मुख्य आधार है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक योजना बनाएंगे। किनको? अल्पसंख्यकों को। ठीक है, और उसमें शामिल कौन कौन से थे? पहले से हमने देखा था कि एक तरह से वो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन लेकर वो लोग आए थे, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई को अल्पसंख्यक के नाम पर प्रत्यक्ष मतलब उसमें पृथक निर्वाचन का अधिकार उनको दिया था। अब इसमें दलितों को भी वो शामिल करने की योजना बना रहे हैं, जिसका विरोध गांधी जी ने कड़ा विरोध किया और कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि दलित सहित सभी छोटे समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसमें की जा रही थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक अवार्ड जो है, इसके विषय में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था, जिसे किस ऐतिहासिक समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो कम्युनल अवार्ड है उसमें जो दलित के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। अंततः जो कांग्रेस नेता और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, इसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसके तहत जो है संयुक्त हिंदू निर्वाचन मंडल को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान जो है वो आरक्षित किए गए। अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में 1935 का भारत सरकार अधिनियम एक द्वितीय निर्णायक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, मील का पत्थर जो है वो साबित हुआ। यह विस्तृत दस्तावेज था जिसे कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां इसमें शामिल थी। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें कुल मतलब ये एक अत्यंत लंबा और जटिल विधिक दस्तावेज था, कानूनी दस्तावेज था। इसमें कुल 321, कितना? 321 अनुच्छेद शामिल थे। ठीक है, 321 आर्टिकल शामिल थे और 10 शेड्यूल यानी अनुसूचियां शामिल थी। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। और हमारे वर्तमान का जो संविधान है उस पर इसका बहुत इम्पैक्ट है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम से प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र और इकाइयों यानी प्रांतों और रियासतों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। कितने? 3 सूचियों में किया गया था। इस व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो किसे प्रदान की गई थी? तो अभी भी जो है वो 3 सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, 1935 के कानून में भी शक्तियों का विभाजन किया गया था। संघीय सूची जिसमें 59 यानी 59 सब्जेक्ट्स विषय थे, और प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किया गया था। और इन तीनों सूचियों से अलग यानी कि कुछ जो शक्तियां थी वो बच गया, उसे अवशिष्ट शक्तियां नाम दी गई या अवशिष्ट सूची, और वे वायसराय के विवेक और विवेकाधिकार को सौंप दिया गया। ठीक है, तो जो सही उत्तर होगा वो भारत के वायसराय यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? द्वैध शासन व्यवस्था जो कब शुरू हुआ था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये
कब शुरू हुआ था? 1919 में, ठीक है, यहाँ से प्रारंभ होता है। अब इसको 1935 के भारत शासन अधिनियम में समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी अधिनियम में ये व्यवस्था किया जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और केंद्रीय गवर्नमेंट में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से करने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने के बाद किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन पर, देखिए वही चीज रिपीट हो गया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने का असफल प्रावधान किया गया था। देखिए हमने जो ये सेशन का नाम रखा है अध्याय से अधिकारी, यानी आपको ये चैप्टर पढ़ के अधिकारी बनाने वाला है, कि हमने प्रयास किया है कि इस चैप्टर से कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, ठीक है। तो इसके हर सेगमेंट को इसमें शामिल कर लिया है। और जो 1935 का अधिनियम है उसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा और इसी के तहत संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित दो विषयों में बांटना था। हालांकि ये जो प्रावधान था वो कभी भी वास्तविक धरातल पर लागू हुआ ही नहीं। हो सकता है क्योंकि मतलब हो क्या सकता है, क्योंकि इसमें जो रियासतें हैं वो शामिल हुई ही नहीं, ठीक है, इस वजह से। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा देश के कुल कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? द्विसदनीय व्यवस्था, तो ये जो व्यवस्था है वो प्रारंभ किया गया था 6 प्रांतों में, ठीक है। उस समय जो है कुल 11 प्रांत थे, कुल 11 प्रांत थे, उसमें से 6 में ये व्यवस्था मतलब लागू किया गया था। और ये 6 प्रांत कौन कौन से थे? तो ये बंगाल थे, बम्बई था, मद्रास था, बिहार था, संयुक्त प्रांत यानी अभी का उत्तर प्रदेश, असम यानी कि उस अभी का नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया हो गया वो उस समय का असम प्रांत के नाम से जाना जाता है, जो बाद में अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गई। संयुक्त प्रांत यानी जो अभी उत्तर प्रदेश है उसमें भी कई राज्य जो है वो छोटे छोटे राज्य उसमें से काट कर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि देश की साख और मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो 1935 के अधिनियम में ही जो भारत की मुद्रा और साख है उसको नियंत्रित करने के लिए देश में एक केंद्रीय बैंक की जरूरत महसूस की गई। तो 1935 में के नियम में ये प्रावधान ला दिया गया कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की जाएगी। इसका मार्ग प्रशस्त हुआ, स्थापित ये बाद में हुआ, लेकिन ये जो प्रावधान है 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी जिसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है? यानी ये जो है ये देश का एक संघीय न्यायालय होने वाला है और इसके विरुद्ध जो मतलब अपील अगर कोई करना चाहता है तो वो प्रीवी काउंसिल में इसके लिए अपील करेंगे, ठीक है। तो ये जो था वो 1935 के अधिनियम में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। और भारत की स्वतंत्रता के बाद यही हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहें, वही आज उसी रूप में दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम द्वारा किस देश या क्षेत्र को भारत के प्रशासनिक नियंत्रण से पूरी तरह से अलग कर दिया गया? पूरी तरह से अलग कर दिया गया। तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम लागू होने के बाद बर्मा जो है वो ब्रिटिश भारत से पूर्णतः अलग हो गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एक बात यहाँ साथ साथ बताता चलूं कि यहाँ बर्मा के साथ साथ एक यमन है, वर्तमान में यमन देश है, ठीक है। यमन का एक शहर है अदन, ठीक है, अदन। ये उस समय में एक ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इसे भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से अलग कर दिया गया था अदन को, और इसे एक स्वतंत्र ब्रिटिश डोमिनियन के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन कब समाप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी? तो ये तिथि जो है उन्होंने 30 जून 1948 को निर्धारित की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन वे इससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर जा चुके थे। और ये घोषणा कब कर रहे थे? वो 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 को भारत जो है वो ब्रिटिश शासन जो है
वो अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगा और सत्ता जो है वो जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा के बाद जो है मुस्लिम लीग ने देश में आंदोलन और तेज कर दिया था, क्योंकि उन्हें तो देश का विभाजन चाहिए था और वो एक स्वतंत्र पाकिस्तान नाम के राष्ट्र की मांग कर रहे थे। तो उन्हें ये भरोसा था कि जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो फिर भारत जो है वो विभाजित नहीं हो पाएगा। इस वजह से उन्होंने आंदोलन तेज कर दिया। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून प्लान भी कहा जाता है, कब प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो ये जो है 3 जून प्लान कहा जाता है, ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो 3 जून 1947 को उन्होंने किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, देश के विभाजन और तत्कालीन सत्ता हस्तांतरण के लिए। ठीक है, ये योजना 3 जून 1947 को पेश की, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तरह से प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था। इससे पहले हमने देखा कि जो मतलब घोषणा की गई थी भारत की स्वतंत्रता का, उसकी मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, लेकिन अब उन्हें ये चीज़ मतलब कि ज्ञात हो गया कि अब हमारा विभाजन तय हो गया है, तब वो इसका समर्थन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस तिथि पर शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। माउंटबेटन योजना जो है वो विधिक रूप से ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, तो पेश करने की जो तिथि थी वो 4 जुलाई 1947 थी, लेकिन इस पर शाही स्वीकृति देने की जो तिथि है वो 18 जुलाई 1947 है। ठीक है, यानी कि 4 जुलाई को ये प्रस्ताव पेश किया गया और 18 जुलाई को इसे जो ब्रिटिश संसद है उसमें मतलब कि मंजूरी मिल गई और शाही स्वीकृति प्राप्त हो गई एक तरह से इससे। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को विभाजित कर किन 2 स्वतंत्र डोमिनियन के निर्माण की घोषणा की थी? 2 स्वतंत्र, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन की मतलब उन्होंने बात कही थी और जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की पूर्ण स्वतंत्रता थी कि आप दोनों अलग हो और अपना राष्ट्र बनाओ। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा ऐतिहासिक और गरिमापूर्ण पद, किस ऐतिहासिक और गरिमापूर्ण पद को समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है वो, सॉरी, गवर्नर जनरल तो पहले ही समाप्त हो गया, भारत के वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया था 1947 के अधिनियम ने के तहत। ठीक है, और दोनों डोमिनियन को गवर्नर जनरल का पद जो है वो पुनः सृजित करने का जो अधिकार है वो दिया गया और इस पर जो मतलब कि अंतिम सहमति देने का अधिकार जो था वो मतलब वो ब्रिटेन के महाराजा का था। उन्हें कहा गया था कि आप लोग जिनकी सिफारिश करेंगे उन पर हम सहमति देंगे। ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान है वो अपने गवर्नर जनरल के लिए सिफारिश करेंगे और ब्रिटिश राजा उस पर सहमति देंगे। उसी तरह से भारत में भी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट के शाही किताबों में से निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम विलोपित कर दिया गया यानी कि हटा दिया गया था? ठीक है, तो भारत के सम्राट का जो टाइटल है, जो मतलब खिताब है, वो यहाँ से हटा दिया था, एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत जो है इस समय एक संप्रभु राष्ट्र हो गया था, ये एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे में किसी और देश के व्यक्ति या सम्राट जो हैं वो ब्रिटिश सम्राट का खिताब, सॉरी, ब्रिटिश सम्राट जो हैं वो मतलब भारत के सम्राट का टाइटल नहीं अपना सकते हैं। और भारत जो है वो लोकतंत्र को अपनाने की प्रक्रिया में था, वहाँ संविधान की रचनाएं की जा रही थी। तो इस समय पर ऐसे जो टाइटल थे उसका भी बहिष्कार किया जा रहा था। तो इन दोनों ही वजह से एम्परर ऑफ इंडिया यानी भारत के सम्राट का जो टाइटल है उसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन बने थे? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म जुड़ जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यही प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होता तो आंसर कुछ और होता। तो जब भी पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन।
लॉर्ड माउंटबेटन इसका उत्तर हो जाएगा। और जब पूछा जाएगा आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारतीय गवर्नर जनरल, यही जो मैं पिछले प्रश्न में बताने की कोशिश कर रहा था। तो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जो थे प्रथम, वो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और यहाँ जो है एक और टर्म जुड़ गया अंतिम। अंतिम इसलिए ये यही रह गए क्योंकि एक ही बार ये पद सृजित किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत है वो एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया और ये गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया और हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति के रूप में हो गए गवर्नर जनरल के बदले। ठीक है, तो यहाँ से ये पद समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार और 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल दोनों में खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद संभालने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ये अंतरिम सरकार में भी खाद्य और कृषि मंत्रालय संभाल रहे थे और जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस समय भी इनके पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था। ठीक है, और इनके नाम पर एक बहुत बेहतरीन कृषि विश्वविद्यालय भी है जो भारत के बिहार में ही स्थित है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय करके। आप लोग पहले से जानते भी होंगे संभवतः। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता हमारे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं, हाँ, इन्हें ही मतलब नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। प्रत्येक सोमवार को हमसे जुड़े बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर चर्चा के लिए, और लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।